हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि सैनी। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मैंने स्टार्ट की है एक सीरीज़ ग्रेड 12 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड 12 के सारे चैप्टर्स। आई एम स्टार्टिंग द सीरीज़ विद द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सो इट इज़ योर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ओके, तो बच्चों किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर को पढ़ने का रीज़न क्या है, इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। तो समझिए, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं किसी रिएक्शन से, तो कोई भी रिएक्शन करवाते टाइम पे हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 1, रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इनको मैं मिला दूँ, तो क्या ये H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन करेंगे? तो इस चीज़ के बारे में मुझे कौन नॉलेज देगा? इसके बारे में हमें बताता है थर्मोडायनामिक्स। इस क्वेश्चन का नाम होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन जो मैं बोल रही हूँ वो प्रोसीड होगी या नहीं होगी। अब इसका आंसर हमें थर्मोडायनामिक्स में कहाँ से मिलता था? तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज में लेते थे गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। हम सब ने पढ़ा है अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू लेस देन 0 हो यानी कि नेगेटिव हो तो उस केस में रिएक्शन फिजिबल होगी। सो इफ द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव और लेसर देन 0 देन योर रिएक्शन विल बी फिजिबल। बट एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर द टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, द प्रेशर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आप एक और चीज ऐड करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो किसी क्वेश्चन को किसी रिएक्शन को स्टडी करते टाइम पे मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन था कि मुझे बता दो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन कि अगर प्रोसीड होती है तो कितने टाइम में प्रोसीड होगी और कितने एक्सटेंट तक मुझे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर मुझे बात करनी है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की तो इसके बारे में हमें कौन बताता था? तो इसकी नॉलेज देता था केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां से हम पता करते थे कि इक्विलिब्रियम रीच होने तक कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलता है बच्चों किससे? बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे आपने बता दिया कि भाई रिएक्शन होगी, ठीक है, प्रोसीड होगी तो कितने टाइम में होगी। जैसे मान लो आपने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो अगर वो वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। इसको बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स मेरी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करेंगे? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मेरी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर रही है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इन तीनों चीजों की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है या इसका आंसर जो ब्रांच करती है बच्चों, उसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बताएगी हमें? रेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन करेगा? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यहां तक का सबको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमसे किसी ने पूछा कि बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं क्या बोलूंगी? व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ chemistry, the branch of chemistry which deals with with speed or rate of a reaction, rate of a reaction. Second, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction, factors affecting rate of reaction.
एंड रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है, यानी कि उसकी मैकेनिज्म, एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि इस चैप्टर का पढ़ने का वाई क्या है, रीजन क्या है, ये चैप्टर हमें किस बारे में बताएगा। बेटा जैसे ही आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, आप साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और वैसे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की PDF अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इंडस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की नीड क्या है, क्यों मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कहाँ ये मेरी डेली लाइफ में काम में आता है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बिल्डिंग बनते टाइम पे वहां पर आप लोगों को पता होगा सीमेंट लगाई जाती है। अब ना ये सीमेंट कितने टाइम में सेटल होगी, क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है? उससे भी तो मुझे यही पता चल रहा है ना कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगी। तो यूज नंबर 1, सेटलिंग ऑफ सीमेंट। और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से अगर आप डेंटिस्ट के पास गए तो आपने कभी देखा होगा, अगर किसी का टीथ टूट जाता है तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक कोटिंग लगाते हैं उनके टीथ के ऊपर। तो वो कितने टाइम में सेटल होगी, एक बार इमेजिन करके देखो। किसी पेशेंट को डॉक्टर ने ऐसे मुंह खोल के रखा है, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, लेट्स से उसके जो टीथ है उसके ऊपर वो कोटिंग कर रहे हैं। अब कोटिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हमारा जो पेशेंट है वो तो बेचारा मुंह खोल के ही रखेगा, तो ऐसे थोड़ी ना करना है। तो उसकी सेटलिंग भी कितने टाइम में होनी चाहिए, तो वो भी किसका यूज है, केमिकल काइनेटिक्स का। किसी बाइक के अंदर, किसी व्हीकल के अंदर कोई फ्यूल बर्न होने में कितना टाइम ले रहा है उसकी, वो भी किसका यूज हुआ, केमिकल काइनेटिक्स का। तो डे टू डे लाइफ में केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे यूज है। एक और मेजर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री, जिसके अंदर बहुत सारा पैकेजिंग फूड बनाया जाता है। वो फूड कितने टाइम में खराब होगा, उसको आप कब कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में भी कौन स्टडी करता है, केमिकल काइनेटिक्स। तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये इसके मेजर एप्लीकेशंस हो गए। अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को बेटा 2 लेवल पे पढ़ेंगे। कैसे, एक होता है इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल, और दूसरा कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक लेवल की, तो मुझे कंसर्न है केवल किस चीज से, मुझे लेना देना है केवल इस चीज से कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो ये बताता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ठीक है। मेजॉरिटी हम इसके बारे में बात करते हैं, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन जब मैं बात करती हूँ किसकी, मैक्रोस्कोपिक लेवल के बाद में माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे हमारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बारे में कि भाई बॉन्ड टूट कैसा रहा है, ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, कैसे किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, क्या स्टेप हुआ होगा, किसने किस पे अटैक किया होगा। तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, उसको बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग को कंसर्न होती है किससे, वी आर कंसर्न विथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ओरिएंटेशन, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तक का सबको क्लियर हुआ। तो बेटा ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी के पेज 1 में भी गिवन है। एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और वो आपको जरूर रीड करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो हमें अभी पता चल गया व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। अब हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है बेटा केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इसको आराम आराम से समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है ना। देखो एक बार ऐसे समझो कि हम रेट किसको बोलते हैं। रेट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ में किसी चीज में होने वाला चेंज, उसी को तो आप रेट बोलते हो। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है रेट की, किसी पर्टिकुलर टाइम में होने वाला चेंज। अब मुझे किसी रिएक्शन में कैसा पता चलेगा कि क्या चेंज हो रहा है, देखो चेक करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल समझना आराम आराम से। देखो मान लो मेरे पास में एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एक रिएक्टेंट था R, और मैंने उसका 1 मोल ही लिया है, ठीक है। और जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया बेटू प्रोडक्ट P के अंदर, ये भी 1 मोल ही बन रहा है।
अब ना इनिशियली जब मैंने कंटेनर लिया होगा तो उस कंटेनर में मेरे पास क्या था, केवल रिएक्टेंट था। तो मैंने बोला एट टाइम t0 आई हैव ओनली रिएक्टेंट। तो मैंने t0 पे बोला कि मेरे पास जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से ये कितना हो गया R0, और प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं है। स्टार्टिंग में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो मैंने बोला प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, 0, ये तो बना ही नहीं है। फिर मैंने बोला कुछ टाइम निकला, और टाइम निकलने के बाद में टाइम हो गया t1 सेकेंड। अब बेसिक चीज सोचो, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगा। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बना ही नहीं था, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने लगा। तो मैंने कहा t1 टाइमिंग के ऊपर जो मेरा रिएक्टेंट है बेटू उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, R1, और t1 टाइमिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट बना है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, P1। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपको क्या चीज बताता है, ये बताता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। अब मान लो मैंने बोला कि अभी t2 टाइम और निकल गया, थोड़ा सा टाइम और निकला और टाइम आ गया आपका क्या, t2 सेकेंड। ठीक है, अब t2 सेकेंड पे क्या होगा, सोचो, जो रिएक्टेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन और कम होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो और ज्यादा बनेगा। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि t2 टाइमिंग के ऊपर मेरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेफ्ट रह गया, R2, और t2 टाइमिंग के ऊपर मेरा प्रोडक्ट कितना बन गया बेटा, P2। ठीक है, ये कंडीशन हम समझ गए। अब ना देखो, पहले रेट का मतलब समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर होने वाला चेंज, दिस इज व्हाट वी कॉल रेट। तो चेंज क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आप आराम आराम से देखो। पहले बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में मेरे पास में रिएक्टेंट R0 था, t1 टाइमिंग के ऊपर रिएक्टेंट कितना हो गया, R1, और t2 टाइमिंग के ऊपर रिएक्टेंट कितना हो गया, R2। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला डिक्रीज, क्योंकि बेटा टाइम के साथ में रिएक्टेंट धीरे धीरे कंज्यूम ही तो होगा, तो रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, तो टाइम चेंज होने के साथ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाले डिक्रीज को आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ये होगी डेफिनेशन नंबर 1। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या होगी, एक काम करते हैं, अब प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालते हैं। तो मुझे बताओ, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, प्रोडक्ट और बढ़ा। ठीक है, और टाइम बढ़ा तो प्रोडक्ट और बढ़ा। तो टाइम के साथ में प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी टाइम चेंज होने के साथ में मेरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर कंबाइन फॉर्म में बोलो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। मान लिया रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, बट चेंज तो हो रहा है। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइम के साथ में, किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला डिक्रीज और इंक्रीज और चेंज इज नॉन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बेटो डेफिनेशन क्या बन गई हमारी, योर डेफिनेशन विल बी द डिक्रीज इन, इस साइन से मैं डिक्रीज को डिनोट करूंगी। ठीक है, द डिक्रीज इन concentration of reactant और क्या बोला जा सकता है, the increase in concentration of product in a given time is known as केमिकल काइनेटिक्स। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं इसको, केमिकल काइनेटिक्स। ये हो गई बेटू डेफिनेशन नंबर 1। अगर मैं इस डेफिनेशन को चेंज करूं तो बेटा सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी, सेकंड डेफिनेशन बनेगी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as chemical kinetics। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास जब स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर जब हम किसी केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं, वी हैव टू डील विद 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, either the reaction will proceed or not. Number 2, if it proceed then at what extent the reaction will proceed,
इफ इट इज प्रोसीडिंग देन हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये हमने देखा। देन हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेट कितने टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप की रेट्स हो सकती है। अच्छा, उससे पहले एक चीज करते हैं। देखो, हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शंस तो बहुत सारी होती हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन